अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं नईम मसूद, कालम नगार रोजनामा जान। दोस्तों, आप जानते हैं आज हम वाइस चांसलर सीरीज का 10वां इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आज की शख्सियत बहुत अहम। अगर मैं शख्सियत का तारफ करवाने चलूं तो शायद मेरे पास इसके लिए अल्फाज ना हो, ताहम मैं इतना कहूंगा कि इंतजामी अमूर से लेकर के तालीमात तक और फिर मसीहाई में पाकिस्तान मुल्क मिल्लत का ये अनमोल असासा है। मैं बात करने जा रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से। आप प्रिंसिपल रहे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, फिर आप वाइस चांसलर रहे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और आजकल ये फराइज सार अंजाम दे रहे हैं बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम नईम भाई, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका इंट्रोडक्शन तो मेरी कौम का मान तरान है, शायद वो तो मैं करवा ही नहीं सकता, लेकिन मेरा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड-19 एनवायरनमेंट आप कैसा देख रहे हैं? यानी यूनिवर्सिटियों में पोस्ट कोविड-19 एनवायरनमेंट आपको कैसा नजर आ रहा है? देखें, कोविड एक ऑब्वियसली मैं इसको समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की मर्जी से ही आई है और अल्लाह की मर्जी से ही जाएगी। और अल्लाह ताला का ने इसलिए ये नाजिल की हम पूरी दुनिया पे कि अल्लाह ताला देखे कि हम इसमें क्या किरदार अदा करते हैं। इस आफत में, जंग हो या आफत हो, इसमें हर इंसान ने अपना कोई ना कोई रोल प्ले करना है। और चाहे हम सहाफ़ी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे वाइस चांसलर हैं, चाहे हम एक आम आदमी हैं, कोई ना कोई रोल दुनिया में 7 अरब लोगों का अपना रोल जरूर है। खासकर साइंसदानों का, खासकर वाइस चांसलर्स का, खासकर जिन्होंने इजादात करनी है, खासकर डॉक्टर्स का। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मेरे जैसा ऐसा डॉक्टर होगा जो तहकीक में मुब्तला है, और हर डॉक्टर को तहकीक में मुब्तला होना चाहिए। रिसर्च हमारा मेन लाइन, हमारा काम है। तो रिसर्च हमारा यही देखना है कि हम सब क्या करते हैं इसमें, और ये अल्लाह ताला ये जरूर देखेंगे। और उसमें नीयत हमारी यही होनी चाहिए कि इस बीमारी में खुद को भी बचा के रखें, अपने घर वालों को जिनका हमारे पे हक है, और अपने साथियों का, अपने दोस्तों को, और अपने मुल्क का, और तमाम मुस्लिम उम्मा और तमाम इंसानियत को बचाने के लिए हम क्या हिस्सा प्ले करते हैं। चाहे हम एक इनफरादी तौर पे बात करें, इदारे की तौर पे बात करें, या इज्तिमाई तौर पे। तो मैं यही समझता हूँ कि ये जो हमने किए बहुत सारे काम हर यूनिवर्सिटी ने किए। जाहिर है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जिम्मेवारी कई गुना ज्यादा थी और कई तरीकों से ज्यादा थी। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि हम अल्लाह ताला की आजमाइश पे पूरे उतरे हों। ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन नीयत यही थी कि किसी न किसी का हम भला करते जाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बड़ा नाम मेडिकल में तो आप हैं ही, मेडिकल डॉक्टर हैं आप हैं, और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से लेके ऑपरेशन थिएटर तक को आप जानते हैं। फिर उससे बड़ी खूबी यह है कि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, और बतौर एजुकेशनिस्ट आप इंतजामी अमूर को समझते हैं। अगर अल्लाह ना करे खाकम बदहन ये प्रोलॉन्ग कर जाता है, तो आम जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आम यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हम इस एनवायरनमेंट में अब ज्यादा देर, मैं तो कहा करता हूँ तालीम सांस है और हम सांस को नहीं रोक सकते, तो वो तालीमात, वो क्लासेस, वो रिसर्च आपके ख्याल में बचा करके कैसे चल सकती हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे? भाई, मैं यही कहूंगा कि हमारी एग्जाम्पल आपके सामने है कि हम, मेरा ख्याल है, चंद दिन रुके हैं, चंद दिन, और उसके बाद हम नहीं रुके। हमने सही। जो भी हमारी तालीमात वो हमने फौरी तौर पे ऑनलाइन की। जो हमारे, क्योंकि कॉलेजेस पूरे पंजाब में भी फैले हुए हैं, एजीके में भी फैले हुए हैं, और किसी हद तक बलूचिस्तान में भी फैले हुए हैं। जी। हमने उनको फौरी तौर पे ऑनलाइन किया। हमने जो टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल वर्जन जी, क्योंकि बाकी वर्जन में एक तो क्वालिटी नहीं है, एक आप स्क्रीन शेयरिंग का मसला है, और तीसरा उनकी सब्सक्रिप्शन जो भी हर बच्चे के पास तो वो नहीं है, फैकल्टी मेंबर के पास भी नहीं है, तो वो हर 20-25 मिनट पर एक्सपायर हो जाती है और फिर रीबूट करना पड़ता है सिस्टम।
तो इसलिए हमने जरूरी समझा कि पहले टेक्नोलॉजी को मुवस्सर करें, और फिर हमने जो बच्चे हमारे गरीब थे उनके लिए हमने चाइनीज आईपैड्स खरीदे जो कि और वो उनको दिए, और वो बहुत जरूरी था कि वो किए जाएं, और वो अभी भी दे रहे हैं। मतलब अगर कोई हमें कहता है तो इस तरह एक तो हमने कॉलेजेस की कैपेसिटी बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी वाइज, और दूसरी हमने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की और फैकल्टी की कि उनके लिए क्लासेस की और स्पेशल क्लासेस की। और फिर हमने आपको एक बहुत बड़ा हमने इसमें इनकलाबी कदम किया कि जब मैं गवर्नर साहब से मिला जो चांसलर हैं हमारी तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज का, और मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप उनका इंटरव्यू जरूर कीजिएगा, मैं उन्हें रिक्वेस्ट भी कर दूंगा, वो टाइम देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दी यूनिवर्सिटीज को। और जब मैं उनको मिला तो मैं इसलिए कि वहाँ एक हियरिंग थी, एक बच्चे ने अपील की हुई थी यूनिवर्सिटी के इक़दामात के खिलाफ। तो उस वक्त कोविड पहला ही महीने के दिन था, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सर आपको इसमें फ्रंट लाइन पे आके हमें हमारा रोल भी प्ले करना है और हमें सपोर्ट करनी है। तो उन्होंने कहा बताएं। बस फिर उसके बाद डेली बेस पे मैं उन्हें बताता गया और वो लीडरशिप प्रोवाइड करते गए एट द हाईएस्ट लेवल। तो सबसे पहले उनको मैंने कहा कि सर इसमें ना सबसे पहले अब यूं करते हैं कि ये तालीम के लिए जो हमने टेली एजुकेशन का सिस्टम किया है आप इसको इनॉग्रेट करें। तो उन्होंने कहा कितनी देर लगेगी? मैं कहा सर 48 घंटे बाद आके कर लें। और दूसरा मैंने कहा कि हम बीइंग हेल्थ यूनिवर्सिटी हमारा ऑफ कोर्स स्टूडेंट सेंटर्ड हैं हम, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा पहले सबसे हमें पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए। सबसे पहले हमारा सेंटर पीस मरीज होना चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मेरी ये प्रायोरिटी है। और मेरा सिर्फ ये काम नहीं होना चाहिए कि मैं इम्तिहान लूं, जो मैंने 1.5 साल पहले जब ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो इस यूनिवर्सिटी को आपसे बेहतर कौन जानता था कि ये यहाँ तो पैसे इकट्ठे करती थी एफिलिएशन कर करके, या ये इम्तिहान लेती थी। तो वो एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का हिस्सा किसी भी यूनिवर्सिटी में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का काम ये भी है कि अपना इम्पैक्ट फैक्टर बनाए, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जाती तौर पे और यूनिवर्सिटी का असल काम है कि उसका इम्पैक्ट, और एज ए रिसर्चर एज ए वाइस चांसलर मेरा भी काम है मैं इम्पैक्ट देखूं सोसाइटी पे यूनिवर्सिटी का क्या है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की। आप तो खैर मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, आपको तो कम्युनिटी सेंटर होना ही चाहिए, लेकिन मैं तो कहा करता हूं कि जनरल यूनिवर्सिटीज को भी कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है, फिर आगे चलते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने या कुछ स्प्रे के हवाले से आम तालीमी अदारों में या एक डिपार्टमेंट में क्या एडवाइस करते हैं कि क्या इससे हम कोई जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बना सकते हैं अगर हमें इन द लॉन्ग रन इसी के साथ चलना पड़े? देखिए बिल्कुल बना सकते हैं और बनाई है हमने। मैं आपको वही थोड़ा सा बता दूं कि जब सबसे पहले गवर्नर साहब से ये कहा तो उन्होंने कहा कितनी देर लगेगी। मैंने ये हिस्ट्री है सर, तो मैंने कहा जी 48 घंटे। और आज हमारे 39 टेली मेडिसिन सेंटर्स बने चल रहे हैं, ईद को भी चलेंगे। ईद वाले दिन भी कोई छुट्टी नहीं होगी, 24 आवर्स, क्योंकि आपका कॉलम पढ़ा और सुना जाता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि लोग परेशान ना हो कि हम ईद, हमारे लिए ईद कोई नहीं, हमारे लिए ईद यही होगी कि हम किसी के काम आ जाएं, हमारी ईद ये है। ग्रेट। वो तमाम हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर्स खुले होंगे जहां 9,000 से लेके 11,000 तक कॉल्स पर डे अटेंड होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया, क्योंकि और जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आगे बढ़ के हमारी हिम्मत बनाई और हमने उनको टेलीमेडिसिन सेंटर सबसे पहला हमारे अपने यूएचएस के कैंपस में बना, जो सिटी कैंपस है। उसके बाद समझ लें कि कोई यूएचएस का ऐसा हॉस्पिटल या कॉलेज नहीं है कि नहीं बना, सब में बन गया। डॉक्टर साहब मेरे आम कारीन के लिए, आम नाजरीन के लिए, यानी ले मैन के लिए आप काइंडली मुझे बताइए कि ये टेली मेडिसिन जो मैं समझा, जो मैंने पढ़ा, टेली मेडिसिन से मुराद है कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर दूर बैठा है और फिर उसका कनेक्शन है एक ऐसे डॉक्टर से जिसके पास पेशेंट बैठा है, तो आई थिंक इट्स द टेली मेडिसिन। लेकिन कुछ जनरल यूनिवर्सिटियों ने टेलीफोन कॉल करना, सुनना, इसको भी टेली मेडिसिन करार दे दिया।
आप क्या कहते हैं, व्हाट इज टेलीमेडिसिन? ये नहीं भाई, टेलीमेडिसिन एक पूरा सब्जेक्ट है बहुत बड़ा सर। टेलीमेडिसिन में जो आपने कहा कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कनेक्ट होकर मरीज से कंसल्ट उससे मशवरा कर लेता है, उसको हम कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। सर। हब एंड स्पोक जो है वो ऑलरेडी मेरी यूनिवर्सिटी पिछले 6 महीने से बीजी खान और रहीमिया खान में कर रही थी, गवर्नमेंट ने हमें कहा था। हब एंड स्पोक में हम डॉक्टर टू डॉक्टर कनेक्ट करते हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, और उसमें हब हैं हम पूरे पंजाब का इन 2 डिवीजन के लिए, तो रिमोट एरिया के लिए। वो हम हमारी ही यूनिवर्सिटी कर रही थी। हम ऑलरेडी इसमें टेलीमेडिसिन में कुछ थोड़ा सा तजर्बा रखते थे, इसलिए हमारे लिए ये करना इतनी 48 घंटे में इसको खड़ा कर सकते थे। और इसमें बाकायदा देखें, इसमें जो मैं आपके उन नाजरीन के लिए जो आम जो कि डॉक्टर्स नहीं है उनके लिए टेलीमेडिसिन के जरिए देखें, जब ये कोविड आई तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये किया कि ओपीडीज बंद कर दी, आउट पेशेंट सारे हॉस्पिटल के। अब जैसे जनाब हॉस्पिटल जहां का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, वहाँ 11,000 से 13,000 लोग डेली आते थे ओपीडी के लिए। कोविड तो नहीं था लेकिन हजारों बीमारियां हैं जिनके लिए आते थे। वहाँ एक जमे गफीर होता है। इसी तरह पिम्स में मैं रहा तो वहाँ कोई 19,000 पेशेंट डेली आते थे। अब वो कहाँ जाते? वो सबसे बड़ा ये मसला था, शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट वाले, फालिज वाले, वो कहाँ जाते, और बच्चे छोटे। तो इसलिए इसकी अल्टरनेटिव खड़ा करना बहुत जरूरी था। और आपने एक देखा कि कोई इतना ज्यादा शोर नहीं मचा इनको बंद करने से इतनी देर, इसलिए कि एक अल्टरनेटिव मिल गया था। हमने बिल्कुल ठीक टेलीमेडिसिन लॉन्च किया। टेलीमेडिसिन एक पूरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट इस तरह है कि इसमें जो मरीज है वो डायरेक्टली एक्सेस करता है अपने मालिज को। और वो आगे तो फ्रंट लाइन पे तो हमारे पीजी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, लेकिन उनके पीछे हम लोग बैठे होते हैं। वो कॉल अपग्रेड कर सकते हैं किसी वक्त भी। पहले एक कॉल जाती है, उसके बाद कैमरे ऑन हो जाते हैं। कैमरे से पूरे जिस्म का मुआयना हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर उनके पास हम ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट की कि अगर वो चाहें मुंह खोल के पूरा अंदर से मुआयना, हर जगह का मुआयना हो सकता है। और इसके बाद जो टेलीमेडिसिन सेंटर जो हमने डेडिकेटेड बनाए, वहां पे अगर वो स्टेथोस्कोप जो हम लगाते हैं वो वहां लग रही है तो उसके हार्ट साउंड मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे। और टेलीमेडिसिन के जरिए अब तो सर्जरीज भी होती हैं, अब तो इवन रोबोटिक्स सारी टेलीमेडिसिन के जरिए होती है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें हमने ये किया कि जब ये हो गया तो हमें ने देखा कि इसमें तरबियत और तालीम बहुत जरूरी है बच्चियों की, बच्चों की। और इसमें फीमेल जो डॉक्टर्स थी उनको उन्होंने ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बिकॉज ऑपरेट आप घर से भी कर सकते हैं, आपके घर पे सारी फैसिलिटीज दी जा सके। अब बच्चे को दूध भी पिलाएं और साथ टेलीमेडिसिन भी कर लें। तो इसके लिए हमने, हमारे लिए बहुत मौजूद है, क्योंकि जहाँ पे 20% डॉक्टरों ने काम करना है, लेडी डॉक्टरों ने, और 80% ने सिर्फ इसलिए नहीं करना कि वो उनको बाहर निकलना घर से मुमकिन नहीं है सोशल प्रेशर्स की वजह से। तो होम बेस्ड हमने इसको कर दिया। वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उनके घरों में लगा दिया और उनको एक्सेस दे दी कि जैसे हर 10 टेलीमेडिसिन के एजेंट्स के ऊपर कंसल्टेंट मैं खुद हूँ, इसी तरह मेरे दोस्त हैं। तो इसमें होता ये है कि फीमेल जो पेशेंट थी जो दूर दराज के एरिया से थी, वो बेचारी कहती थी कि हम मेल डॉक्टर को नहीं मुआयना कराना चाहते कि कोई रिकॉर्डिंग कर ले, कोई कर ले। तो फिर हमने एक पिंक टेलीमेडिसिन सिस्टम शुरू किया जिसमें फीमेल टू फीमेल है और बीच में कोई मेल नहीं आता। इवन कंप्यूटर वाला ऑपरेटर भी मेल नहीं है, वो भी फीमेल है। वाह वाह, वेरी नाइस। अच्छा, फिर इसकी क्योंकि अफादियत इस कदर बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको फेडरल गवर्नमेंट ने हमसे लिया, केपीके, जीबी, हमने तमाम को खुद दिया। यानी डॉक्टर साहब टेलीमेडिसिन में आप बानी करार पाए, इसका मतलब तो ये हुआ सर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। इसमें अब आपको खुशी होगी कि मैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज को मेरे से भी शायद ज्यादा बेहतर जानते हैं, कि हमने कहा कि ना इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जाए यूनिवर्सिटी में। तो मैंने अर्जेंट मीटिंग्स कॉल की और ऑब्वियसली वो वर्चुअल मीटिंग्स थी, चाहे वो मेरे सिंडिकेट की थी चाहे बोर्ड की थी। तो इसको मैंने सिर्फ टेलीमेडिसिन पे नहीं रखा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हुई हॉस्पिटल्स में और यूनिवर्सिटीज में।
तो इसको हमने पूरे के पूरे को हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स कह दिया डिपार्टमेंट को। ये डिपार्टमेंट बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं दिनों में, और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स की मास्टर्स की डिग्री नाउ शुरू हो रही है बिल्कुल, और एनरोलमेंट शुरू है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मैं चूंकि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नालायक सा स्टूडेंट हूँ, थोड़ा सा जेनेटिक्स को भी जानता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, जाहिर है इसकी म्यूटेंट 1, 2 और मुझे जो लास्ट पता है 13 नंबर तक इसके म्यूटेंट आ गए थे, नए रिकॉम्बिनेंट बन गए थे। तो क्या हमने गौर किया कि पाकिस्तान में कौन सी वैरायटी है, कौन सा म्यूटेंट नंबर है? नंबर 1। दूसरा मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ता हुआ ये है कि क्या हमने यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी रिसर्च की या कर रहे हैं जिसमें होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देख सकें? व्हाट यू से सर? एक तो सर मैं आखिर में नईम भाई इसको क्लोज करने से पहले उस चीज को ये कह दूं कि अब ये हमारा हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का 2 साल का प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। जो एनरोल कराना चाहता है उसमें हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं। एक ये टेली मेडिसिन का मॉड्यूल है, एक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि नर्सें और पैरामेडिकल यूज नहीं कर रहे थे ये कंप्यूटर्स जो हॉस्पिटल में थे। तो इसको टोटल हमने 6 महीने का वो मॉड्यूल है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मेडिकल एजुकेशन, टेली मेडिकल एजुकेशन का, जो जिसमें ये कवर होती हैं जो चीजें आप कह रहे हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का, और उसके बाद जो आखिरी मॉड्यूल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इन हेल्थ है। और फिर एक एंड पे उनको 3 महीने की किसी ना किसी दुनिया के हॉस्पिटल में जाके अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, फिर देन उनको मास्टर्स डिग्री मिलेगी। और इसमें PhD भी है, इसमें हमने फैकल्टी हैं, डॉक्टर्स भी रखे हैं मेरे जैसे भी, और लेकिन इंफॉर्मेटिक्स के PhDs भी रखे हैं इसके लिए। तो ये हमने डिपार्टमेंट भी खड़ा कर दिया और लॉन्च कर दिया। अच्छा, जहां तक आपका बहुत अच्छा सवाल है म्यूटेशन का, हमने जब ये वुहान में आई, सबसे पहली दुनिया में यूनिवर्सिटी थी जिसने रिएक्ट किया, और वुहान से हम टोटली इन टच हुए। डॉक्टर ली वॉन जो पहले इसके इन्वेंटर हैं, जिनको विसल ब्लोअर कहा गया और जिनको बाद में कैद किया गया और बाद में वो अल्लाह को भी प्यारे हो गए इसी वायरस से, उनसे लेके अभी तक हम इसकी म्यूटेशन पे बेइंतहा काम किया है। मेरी आपके सुनने और देखने वालों से गुजारिश होगी कि UHS म्यूटेशन ब्राउजर ये हमने उसी वक्त से लॉन्च किया हुआ है, जो आपको लाइव देता है 6 बजे शाम को, जो हाई क्वालिटी डेटा है। हाई क्वालिटी डेटा उसको कहते हैं कि जिसके एनालिसिस में हमारे से स्किप्स 6 से ज्यादा ना हो, क्योंकि स्किप्स बहुत होती हैं। तो उसको 6 से कम है वो हाई क्वालिटी डेटा बन जाता है। वहाँ पाकिस्तानी डाटा भी मौजूद है, GB का स्ट्रेन और KPK का और बाकी स्ट्रेन, और इटालियन, ईरानियन, हर स्ट्रेन। अब ये जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक आम बंदा जो सुन रहा है मेरी और आपकी बात, उसको नहीं समझ लगेगा कि 13 म्यूटेशन से क्या होगा। देखें, जो इस वायरस की जो RNA एनवेलोप्ड वायरस है, तो ये वायरस 2 वायरसेस से बनी है, और 2 RNA वायरसेस हॉर्सशू बैट के अंदर म्यूटेट हुई, और वहां से ये स्विच हुई, स्पीशीज स्विच 11 दिसंबर को ये मंजर आम पे आई 2019 को। दैट इज व्हाई COVID-19 कहते हैं। इसके बाद होती पैंडेमिक बन गई और अब तमाम मुल्कों में मौजूद है। तो म्यूटेट तो हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। हमारे ख्याल में ना कोई सिग्निफिकेंस है उसकी फिलहाल, अनलेस इट स्टार्ट्स म्यूटेटिंग मोर। जो भी वायरस रैपिडली डिवाइड करेगी वो होएगी। ये वायरस आपकी बॉडी में रैपिडली डिवाइड करती है, डबलिंग टाइम बहुत कम है, लेकिन आउटसाइड दी बॉडी सर्वाइव करती है। ये अपना डिवाइड नहीं करती आउटसाइड दी बॉडी, लेकिन वो बाहर बॉडी के सर्वाइव कर जाती है डिफरेंट सर्फेसेस से, एयर से लेके, लेदर से लेके, प्लास्टिक। अच्छा, जो म्यूटेटिंग पोजीशन हमने इसकी डिस्कवर की वो 39,000 है। आप देखेंगे म्यूटेशन ब्राउजर पे आपको बहुत खूबसूरत तरीका मिलेगी इसका तरीका, और एक लेमैन भी बड़े इंटरेस्ट से देख सकता है इसको। तो जो म्यूटेट हुई वो 13 म्यूटेशन हुई अभी तक। तो इसलिए 13 म्यूटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ 39,000 वो इतनी ज्यादा नहीं है। अगर वैक्सीन डेवलप होगी तो वो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया में
उसको मुस्तफीद होंगे। और जहां तक ये ज्यादा विरुलेंट हो गई, कल कम विरुलेंट हुई, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा समझाया। और मैं चूंकि कल गैम्बट बात कर रहा था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर अनिला ए रहमान से भी बात कर रहा था, यकीनन उनके स्टूडेंट्स भी आपकी इस वेबसाइट से और आपकी इस बात से इस्तेफादा करेंगे। एक खूबी ये है आपके साथ गुफ्तो शनीद की कि बहुत सारे मेडिकल के यंग स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक नन्हा सा क्वेश्चन ये भी है कि आपने कहा हम 13 नंबर तक पहुंचे हैं। दूसरा, जैसा कि आपने फरमाया कि ये जो वायरस होता है बगैर होस्ट के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, तो क्या टेम्परेचर बढ़ने से आउटसाइड द होस्ट इसकी कोई सर्वाइवल कम इसका हुआ है या उसी तरह है? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन कहते हैं? नहीं भाई, हमारा साइंटिफिक जो हमारा एनालिसिस है वो ये कहता है कि इसको टेम्परेचर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अनफॉर्चुनेटली फर्क पड़ेगा तो 68 डिग्री सेल्सियस से पड़ेगा। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में 68 डिग्री हो, क्योंकि 68 डिग्री से तो हीट स्ट्रोक से हम बहुत ज्यादा मरेंगे देन इससे। तो ये क्योंकि ये जब आउटब्रेक शुरू हुई थी तो न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में उस वक्त गर्मी थी, और उस वक्त समर्स में जो इसकी पहले इसकी दादी कह दें वो सर्स थी, मर्स थी, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इससे पहले स्पेनिश फ्लू जो इसका परदादा था, जो पहली वर्ल्ड वॉर के करीब आया था, वो भी कदरे गर्मी वाली जगहों पे भी हुआ था। और उस वक्त आपको पता है कि बहुत तकरीबन दुनिया का 1/4 आबादी, उस वक्त की 1/4 आबादी वाइप आउट। कहा यह जाता है डॉक्टर साहब कि इस स्पाइनवी वायरस से 5 करोड़ लोग अल्लाह को प्यारे हुए थे। ऐसे ही है सर। और वहां भी हिस्ट्री की ऐसी चीजें हैं कि जब पेनिसिल्वेनिया में जब इनकी अमेरिका की फौज वापस गई तो बहुत डिमोरलाइज थी, तो उनके मेयर ने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि उनके मेयर ने कहा कि देखें, आर्मी हमारी वापस आ रही है घर को, हार के जीत के जो भी है, इसको हमें मोटिवेट करना है, सारे गलियों पे आ जाओ। उस वक्त भी लॉकडाउन था, सब गलियों पे आ गए, और उसके फौरन बाद 13,000 बंदा मर गया थी उसके विद इन 1 वीक। तो ये भी हमें हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोविड-19 से हमने बहुत कुछ सीखा, हिस्ट्री से हमने बहुत कुछ सीखा, और जो जरूरत हमने महसूस की जिसकी पाकिस्तान में कमी है वो कम्युनिटी मेडिसिन है, यानी पब्लिक हेल्थ जो है, और कम्युनिटी मेडिसिन का काम भी इस वक्त हमारा डॉक्टर कर रहा है, क्लिनिकल डॉक्टर कर रहा है। जो कम्युनिटी का काम करना चाहिए था कम्युनिटी मेडिसिन के लोगों को या पब्लिक हेल्थ वाले लोगों को, वो मुझे नजर नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिक्स ने, हमारी नर्सिस ने फ्रंट लाइन मुजाहिदा के तौर पे सारे महाज को संभाला, जिसपे हम डॉक्टरों को सल्यूट भी करते हैं और अपना हीरो भी मानते हैं। तो आप क्या कहते हैं, अब फ्यूचर में अब हम कम्युनिटी मेडिसिन के मतलब क्या सोचेंगे, क्या करना चाहिए? बतौर वाइस चांसलर आप क्या कहते हैं? देखें नईम भाई, हमारी यूनिवर्सिटी ने अपार्ट फ्रॉम कि हमने तलीम और तदरीस में बहुत कुछ किया, ऑनलाइन एवेल्युएशन की, अब हम आ जाए जो हमने पेशेंट सेंटर्डनेस की बात की, तो उसमें हमारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से लेके जेनेटिक्स तक, बिलीव मी, आज इस वक्त भी हम काम में ही हैं। और मेरा नहीं ख्याल, ना मैं सोया हूँ ना किसी को सोने दिया। और हमने 39 मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं, 39, उसमें पब्लिक हेल्थ के तकरीबन 7 के करीब हैं। अब मैं आपको उसकी पूरी तफसील से होते वक्त में ना बता सकूं, उसकी एक तवील लिस्ट है। और हमने दुनिया में सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं हेल्थ में। मसलन हमारी प्रोटेक्ट जो स्टडी है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तानी रैंडमाइज क्लिनिकल आउटकम ट्रायल इन कोरोना वायरस, उसका सैंपल साइज है 95,000। तो कल परसों मैं सरगोदा गया हुआ था इश्तियाक साहब के पास। इसमें हमारी अभी इस वक्त 19 यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूएचएस इसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मैं हूँ, 4 PIs बाकी वीसीज हैं। और हमने रावलपिंडी में, कराची, मतलब दुनिया, लाहौर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, चाहे वो मेडिकल की नहीं भी है, कि वहाँ हम नहीं कर रहे। और इसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। ठीक है सर। तो इसमें हमारे 7 ग्रुप्स हैं।
जो एक ग्रुप है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का है, और ये सारे आरटीपीसीआर पॉजिटिव हैं। सही, और सही। इनकी हर डेली फिर आरटीपीसीआर होता है इन मरीजों का, जो रोल होते हैं। और एक को हम एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, और एक को ऑस्लिटाविर, जिसकी रेमडेसिविर की बात आप कर रहे हैं ना, जी, होती है, ये उसकी ओरल वर्जन है। एक उसके बाद कॉम्बिनेशन है, ऑस्लेटा प्लस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रो प्लस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और आखिरी प्लेसिबो ग्रुप है। तो ये स्टडी लॉन्च हुए तो तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। इस वक्त कोई 2000 के करीब हमारे एनरोल हो गए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम पाकिस्तान का झंडा ऊपर रखना चाहते हैं। बहुत एम्बिशियस स्टडी है, 95,000 की, तमाम दुनिया के और नेशनल बॉडी से फुली अप्रूव्ड है। जीसीपी के तहत इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद हम आपसे इसके इंटरिम रिजल्ट शेयर करेंगे। इंशाल्लाह, और ये दुनिया का पहला मुल्क होगा जो करेगा कि विद एविडेंस, कि ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह कि मैं खा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ। हम एविडेंस देंगे कि ये स्टडी हुई है, और ये WHO के मेयार अप्रूवल्स और तमाम अप्रूवल्स हैं, और इस स्टडी को हम इंटरिम रिलीज करेंगे। पूरी स्टडी तो 6 महीने लगेंगे। तो वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह जो आपने कहा, सबसे पहले हम पे आफत ये पड़ी कि हमारे डॉक्टर्स ने मरीजों को अबंडन किया, जो मेरे लिए सबसे दुख की चीज थी। मेरा ईमान है, और मैं ये समझता हूँ किसी डॉक्टर के लिए ये महराज होगी कि अगर वो किसी मरीज की जान बचाते हुए मर जाए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो हमने तो ये रिस्क करना ही है। चाहे ये कश्मीर पे बम्बार्डमेंट है, हम वहां भी गए, चाहे गजा पे हो रही है एक्टिव बम्बार्डमेंट, वहां भी गए, चाहे अर्थक्वेक था, चाहे फ्लड था। ये हमारी जिंदगी को तो खतरा रहना है। जब हम डॉक्टर बने तो हमारे और हमारे रिश्तेदारों को समझ लेना चाहिए, ये किसी वक्त भी मर सकते हैं। इनके लिए सबसे अच्छी मौत ये है। व्हाट अ ग्रेट मैसेज डॉक्टर साहब, आपका ये असीम मैसेज आप सबके सामने गया कि डॉक्टर्स की क्या कंट्रीब्यूशन है। मेरे ख्वाब जो है ना शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं, जो अभी आपने कहा कि आपने इस पे काम शुरू कर दिया, कंसोर्शिया स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पे। डॉक्टर साहब, मेरा जाते जाते सिर्फ 2 सवाल। मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि सबसे पहला चैलेंज मुझे ये था कि अपनी फर्स्ट लाइन डिफेंस जो कि डॉक्टर्स हैं, जबकि एक वाकया पेश आया वहां पे कोयटा में कि डॉक्टर्स ने मरीजों को इलाज करने से ना कर दी क्योंकि उनके पास पीपीई नहीं थे। तो इमीडिएटली, हालांकि हम इंडस्ट्री नहीं है, उस दिन से आज तक हम 9,000 से ज्यादा पीपीई खुद बना रही हैं। हमने इमीडिएटली WHO मेयार को देखा, हमने इमीडिएटली जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो सप्लाई कर रही थी $70 पे, वो देखा। हम पहली वो बॉडी थे जिसने पीपीई लोकली डेवलप किया। और हमने ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो एक पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। 525 रुपए पे हमने अपने हॉलों को कन्वर्ट किया, और इंडस्ट्री ये कैसे कर दिया आपने? मैं हैरान हो गया, ये अचानक कैसे कर रहे हैं सर? इस वक्त तक भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हमें 525 रुपए का पड़ रहा था। जी। हमने तकरीबन 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया फार्मास्यूटिकल कंपनी मोस्टली से, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी ने, और बहुत सारे मुखियर हजरात का मैं इतना दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे इत्मीनान किया। हमारा मॉडल ये था कि हमारे पीछे UHS लिखा हुआ है पीपीई के, हमारे से सर्टिफाइड है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से, और पब्लिक हेल्थ वाले भी उसको देखते हैं उस पीपीई को कि जो ऑक्सीजन तो नहीं कमी हो रही डॉक्टर की जिस्म में। और इसी तरह हमने फिर उसके आगे उनको कहा कि आप अपनी दवाई का नाम लिखा लें, अपनी कंपनी का, आपकी मर्जी है, और इन डॉक्टरों को जरूरत है आप खुद पहुंचा दें। ये मॉडल और अभी भी चल रहा है। अभी सर्वियर एक फ्रेंच कंपनी है इस वक्त, उसका काम हम पहले गेट्स का लिया, डॉन वैली का लिया, एचको, ये सब तमाम बहुत सारी कंपनी ने हिस्सा लिया। अच्छा, हमने सबसे पहले पीपीई डेवलप किया। उसके बाद दूसरा मसला था सैनिटाइजर शॉर्ट हो गया। हमने ड्रमों के ड्रम सैनिटाइजर बना दिए। हम सैनिटाइजर की फैक्ट्री बन गए। होटल पे UHS लिखा हुआ है। इस वक्त हमारे सैनिटाइजर किसी सर्वेड की फार्मेसी पे चले जाएं, सस्ते दामों और बेहतरीन मिलेगा, और उस पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड। जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, आपने मार्केटाइज भी किया। उसके बाद हमने मास्क डेवलप किए। हम KN95 से शुरू होके N95 के पैट्रियट, और उन सब के ऊपर UHS लिखा हुआ है। ये डॉक्टर साहब, ये मास्क की कॉस्ट क्या बनती है आपकी तकरीबन? हमारा जो मास्क है, ये भी तमाम सर्वेट की फार्मेसी पे जाएं, 100 रुपए का जो सबसे अच्छा मास्क है, जिसको आप कम से कम 1 हफ्ता पहन सकते हैं, वो वाला मौजूद है। जो एक फिल्टर वाला है मास्क, जिसको हम N95 कहते हैं, वो 140 रुपए का तमाम फार्मेसी पे मौजूद है। उसके ऊपर इतना बड़ा UHS लिखा।
हमने इसको इंडस्ट्री एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप और ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारे। और ये जब हमने किया, ये ट्रायल शुरू किए, बहुत सारा कुछ शुरू किए, ये म्यूटेशन ब्राउजर लॉन्च किया। ये एक्चुअली वेबसाइट नहीं है, ये ब्राउजर है। गूगल करें आप ब्राउजर, म्यूटेशन ब्राउजर, तो आपको मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड फ्री कर सकते हैं। तो उसके बाद गवर्नर साहब आए और फिर हमने एक टनल एंटीसेप्टिक टनल भी डिवाइस की। वो हमने फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से मिलके उनसे मुशावरत से बनाई, फिर उसका केमिकल जो उसमें पड़ता है उसको डिजाइन किया, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी फिर हमने ये डॉक्टर साहब, ये जो टनल तैयार किया आपने, ये अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे लेना चाहे, कोई मेडिकल कॉलेज या जनरल कॉलेज या कोई स्कूल या कोई 2-3 कनाल में स्कूल, तो ये उसे कितने में पड़ जाएगी? ये टनल तो बहुत बड़ी आपकी एक पेशकश है। नहीं भाई, इसकी सबसे जरूरी चीज ये है कि वो मेंटेन कर पाए, और इसमें जो केमिकल है वो भी हमारा ही डिजाइन लें, क्योंकि हल्का सा अल्कोहल बेस्ड है, इन्फ्लेमेबल है, इसलिए सिगरेट वगैरह उसके पास ना पिए। और फिर इसको बाकायदा आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, ये नहीं कि लगा के सेंस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी हो जाए। तो ये हम अप फ्रंट इसको बनवा के देते हैं, हमारे जो भी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं उनसे, उनको हमने पाबंद किया हुआ है क्वालिटी पे और प्राइस पे, तो उनको कोई 85,000 की पड़ेगी ये। डॉक्टर साहब, आपके मुंह में घी शक्कर बहरहाल रोजा होगा आपका, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया कि किसी वाइस चांसलर ने कहा कि हमारे जिनसे इंडस्ट्रियल लिंक्ड है, यही मैं चाहता हूँ, यूनिवर्सिटियां कम्युनिटी सेंटर बने और उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, यही मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। आपको नहीं भाई बहुत खुशी होगी, हमने मेरे अपने जाती तौर पे कोई तकरीबन 19 से ज्यादा पेटेंट हैं, जिसमें कई जड़ी बूटियां हैं जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखती हैं, कई वो स्किन है, आर्टिफिशियल स्किन है जो हमने क्लोन की, हमारे ख्याल में 1100 रुपए पर इंच में मिल सकती है। इस वक्त वो इंपोर्ट होके अनफॉर्चुनेटली $750 पर इंच आ रही है। तो बर्न गरीबों में बहुत कॉमन है, वो हमने क्लोन कर ली। लेकिन हमारी ये अच्छी चीजें हैं कि मेरा सीवी बहुत अच्छा हो गया, मेरे इम्पैक्ट फैक्टर यूनिवर्सिटी का अच्छा हो गया, मगर आई डोंट केयर, मैंने कोई इम्पैक्ट नहीं कर सका था सोसाइटी पे। आज तक किसी ने उसको अपस्केल नहीं किया, इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं किया, तो ये मेरा काम नहीं था। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब बहुत पैशनेट थे इस बारे में, उनको रिक्वेस्ट की, वो इस्लामाबाद से आए मेरी यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ देख लें। प्रोटेक्ट ट्रायल आधा घंटा उन्होंने लगाया, प्रोटेक्ट ट्रायल है क्या डॉक्टर साहब मुझे समझाएं, इतना पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट हो रहा है, मैंने उन्हें पूरा बताया। फिर उन्होंने टनल से गुजरे, टनल का इफ्तिताह किया, टेली मेडिसिन पोर्टल पे गए, मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब आप कॉल एजेंट बन जाए 5 मिनट के लिए। 3 कॉलें आई उनको जो उन्होंने ली, तीनों ही का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं था। एक मदर एंड चाइल्ड की ब्रेस्ट फीडिंग से ताल्लुक था, एक बच्चे की पैदाइश से था, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह बीइंग ए डॉक्टर हक अदा किया कि उन्होंने पूरी आंसर दिए और तसल्ली की। और टेली मेडिसिन के बाद जो क्लाइंट है हमारा पेशेंट, उसको बताना पड़ता है, हमारा सेटिस्फेक्शन रेट 90% है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमीज से बोले नहीं बोले, सही बात आपकी जवाब नहीं मिला, तो ये हमने उसमें पूरे के पूरे बहुत ज्यादा हमने मोटिवेशन बच्चों की करके इसको सस्टेन कर रहे हैं, और 1 रुपया नहीं उनको दे रहे, सिर्फ सिवाय अफ्तारी सहरी जरूर कराती हैं, पहले खाने तीन देते थे, पिक एंड ड्रॉप हर जगह से उनको मिलती है बच्चियों को। तो मैं इसके बाद बताऊं आपको कि हमने इसलिए आरिफ अलवी साहब को बुलाया, जो मेरा ख्वाब था कि हमें यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्रियल ड्रिवन रिसर्च करनी चाहिए, कि डिजाइन रिसर्च करें जो कि इंडस्ट्री पहले हमसे कमिट करे कि वो अपस्केल करे। हमने 2 इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया आरिफ अलवी साहब की विजिट में, ये कोई तकरीबन 1 महीना हो गया, और दोनों के साथ हमारा MOU साइन किया कि हमारे नए कैंपस में हम इनको जगह देंगे और वहाँ बायोटेक पार्क इनसे मिलके बनाएंगे। ये हमें बताएंगे कि कौन सी दवाई इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसकी कितनी सेल है, ये हम इनको डिजाइन करके वो दवाई बना के देंगे, ताकि हमारा मकसद ये है कि वो कम कीमत पे, फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे कमर्शलाइज हो सके, और वो बाउंड होंगे इस पे इन्वेस्ट करने पे शुरू में, और बाद में बाउंड होंगे इसको अपस्केल करने पे। तो ये हमारा सर MOU इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च का हो चुका है, डिजाइनर रिसर्च का। ये बहुत हमारे बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक और क्वेश्चन ले लीजिए, फिर साथ अपनी गुफ्तगू आप जारी रखिए, जो भी आप कहना चाहें।
मेरा आपकी ये गुफ्तगू से ये एक बात सामने निकली है। देखिए, मैं ये गुजारिश करता हूँ हुकूमत को, आला हुकाम को, कि अब यूनिवर्सिटियां ज्यादा ना बनाएं। पहली यूनिवर्सिटियां जो है उन्हें एस्टेब्लिश करें, इन्हें मशरूम ग्रोमिंग या ग्रोथ ना दें। लेकिन एक मैंने चीज जो सीखी है इस कोविड-19 में, इस जो सिनारियो चल रहा है, मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी एक होनी चाहिए और उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज का भी तजर्बा होना चाहिए। फिर एक मल्टीवर्सिटी, एक कंसोर्शियम बनना चाहिए जो यूएचएस के साथ हो, या जो सिंध में है तो सिंध की बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ हो, दाओ के साथ हो। तो आप क्या मुझसे एग्री करते हैं कि हमें ड्रग्स में आगे जाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी या यूनिवर्सिटी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज अलग यूनिट बनाने चाहिए जो मल्टीवर्सिटी अम्ब्रेला के तहत हेल्थ यूनिवर्सिटीज के साथ हैं? देखिए नईम भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान, चाइना और चंद ममालिक सिर्फ ऐसे हैं जहां मेडिकल या हेल्थ यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। यूरोप में कोई हेल्थ यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, अमेरिका में कोई हेल्थ यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, इंग्लैंड में, यूके क्योंकि यूरोप से बाहर है, वहां भी कोई हेल्थ यूनिवर्सिटी नहीं है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड है, चाहे कैम्ब्रिज है, चाहे हार्वर्ड अमेरिका में है, चाहे कोई भी है यूनिवर्सिटी, वहां पे स्कूल्स हैं नीचे। इसमें देखें दो तरीके हैं, वो भी बड़े कामयाब हैं अपने तरीके से कि उन्होंने तो हेल्थ यूनिवर्सिटी तक ही नहीं बनाई। वो इसलिए हैं कि उनकी जो डीनरीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। हम क्योंकि जैसे मेरा अल्मा मेटर, डॉक्टर साहब वो आपस में लड़ते नहीं, वो आपस में जेलसी नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं, वो प्रोफेशनल है। वहाँ प्रोफेसर और वाइस चांसलर से बनने के लिए सियासतदानों के पीछे नहीं भागा जाता, वहाँ लोगों का एक अपना एक्सपोजर है। इसी तरह दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं सर, देखिए मैंने विटनेस किए हुए हैं यूनिवर्सिटीज बनते हुए पाकिस्तान में। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का मैं एक तालिब इल्म हूँ और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं उसका वो मेरा अल्मा मैटर है। और जब ये बना तो मैं पहला डीन भी था उसका, मेडिसिन का। तो मैं उस वक्त देखें जब हम इम्तिहान देते थे तो मेरे पास डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी की। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा था ये ओल्ड कैंपस पे, ठीक है। लेकिन उस वक्त के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर साहब काफी देर तक फातिमा जिन्ना जो विमेन यूनिवर्सिटी है वो भी इसी के साथ ही रही, एफजेडी सारे वही मदर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी। सही। उसके बाद सर उस वक्त ये मामला थे कि बीए के जो स्टूडेंट्स थे वो लाखों में चले जाते थे, एफएससी के लाखों में और शायद करोड़ों में चले जाते थे। हम लोग आटे में नमक के बराबर होते थे, इसलिए हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। हमारे रिजल्ट्स कई दफा 6-6 महीने ही नहीं थे, डिले रहते थे, रुके रहते थे, पेपर एग्जामिनर्स के पास पड़े रहते थे। क्योंकि बीए के मामला थे ये वो। खैर अब वो मामला तो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन सबसे अच्छा मॉडल चाइना का है। चाइना में इस वक्त 173 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं और आपको बहुत खुशी होगी कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है समीसिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट मेडिकल एजुकेशन अलायंस। उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और मैं ही कर रहे हैं। इस वक्त वो चेयर है शंघाई के पास, इससे पहले थी वो कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास। शंघाई मेडिकल यूनिवर्सिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शंघाई रैंकिंग भी वहीं से निकलती है। इसके बाद वो इंशाल्लाह चेयर आ रही है यूएचएस के साथ। और जब पहले ये वबा आई तो मैंने फौरन उस को कांटेक्ट किया समेसिया वालों को, प्रोफेसर ली सॉन्ग को जो इस वक्त चेयर है। मैंने उन्हें कहा कि देखें हमें रोल प्ले करना है क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया की यूनिवर्सिटीज अलायंस हैं, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में ही वबा है, तो बहुत अच्छा रोल प्ले हो रहा है। ऑलमोस्ट रेगुलर बेस पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, रेगुलर बेस पे हम कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रहे हैं। और जो आपने कंसोर्शियम का कहा ये ऑलरेडी मौजूद है उस यूनिवर्सिटी में, इस रीजनल। जहां तक नेशनल था, मेरा आइडिया देखें ये था कि हम पीएचडी उतने नहीं प्रोड्यूस कर सक रहे जितने हमें करने चाहिए। और जब पीएचडी नहीं प्रोड्यूस होंगे तो हमारे पास सुपरवाइजर्स की एक्यूट कमी है। और ऊपर से बॉटलनेक है कि एचईसी राइटली सो कहती है कि एक सुपरवाइजर की कैपेसिटी डिफाइंड है। और हेल्थ साइंसेज में भी एचईसी जब रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे आती है तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारी इनपुट बिल्कुल नहीं है। उसका भी वही हाल है जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कई सदियों पहले था। उनकी भी अटेंशन उन यूनिवर्सिटीज पे चली जाती है, 13 ये इग्नोर रहती है। मैंने हमेशा एचईसी को कहा है कि हमारे लिए एक अलहदा वाइस चांसलर कमेटी बनाई जाए, एक अलहदा हमारे लिए फ्रेमवर्क बनाया जाए, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इशू है कि ये इसका लाइफ से डायरेक्टली इशू भी है।
क्वालिटी से। तो अभी तक मैं कामयाब बिल्कुल नहीं हुआ उसमें, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सुपरवाइजरशिप और पीएचडी भी फर्क होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बेसिक साइंसेज में हम पीएचडी जितने क्वालिटी और अच्छे और ज्यादा पैदा कर सकें बेहतर होगा। इसलिए मैंने कंसोर्शियम का ऐलान किया जब मैंने यूएचएस ज्वाइन की, जिसमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पंजाब इस वक्त जो चेयर कर रहे हैं वो कंसोर्शियम, वो मेरे और आपके भाई नियाज साहब कर रहे हैं इधर पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी। और उसमें हमारे तकरीबन 9 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं एनरोल हो सकते हैं, या को सुपरवाइजर का हम बैंक कर लेते हैं अपने सुपरवाइजर को, और ये सारे स्टूडेंट्स उनके, और रिसर्च भी इसी तरह हम मिल के कर रहे हैं। मैंने देखे मेरे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी थी, मेरे पीछे शेख जायद हॉस्पिटल था, और लेकिन ये अदारे आपस में बात नहीं कर रहे थे। अब हम एक अदारा हो गए हैं। अब सामने मैं क्रॉस करता हूँ, मैं कई मीटिंग ही उनके उधर बोर्ड रूम में कर लेता हूँ, कभी उनको है वो मेरे में कर लेते हैं। तो आप उनसे पूछें, वो आपको आउटपुट बताएंगे इसकी। और इतना अच्छा माशाल्लाह ये इसको कहते हैं MBC, मोलेकुलर बायोलॉजी कंसोर्शियम। क्या ये मोलेकुलर बायोलॉजी के बहाने ये ब्रिजेस बने, लेकिन इनको हम इंशाल्लाह और चीजों के लिए भी डॉक्टर साहब आप ये कुछ करेंगे तो ही बचेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मल्टीवर्सिटी कंसोर्शियम में है, HEC हो, PMDC हो, ड्रैप हो, इनका अल्लाह ही हाफिज। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर अभी वही है, क्या बस आप यस नो में बेशक जवाब दे दें कि अलाइड हेल्थ साइंसेज इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी और फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी इंडिपेंडेंट अगर बन जाए एक एक मॉडल, तो क्या रिसर्च में हम आगे जा सकते हैं? और एक बात और डॉक्टर साहब करूंगा, जो आप कर रहे हैं ना मिलके, उसका एक फायदा है। आपको पता है कि माजी में सरगोदा यूनिवर्सिटी में एक MBBS डॉक्टर एक्टिंग वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर भी रहा। फिर इधर एक गालबन साहिवाल यूनिवर्सिटी है, वहां के जो वाइस चांसलर हैं वो मेडिकल पर्सन है। तो इन PhD में भी जब आप कंसोर्शियम बनाएंगे, कंसोर्शिया स्ट्रेटेजिक अलायंसेज चलेंगे, तो इंटरमिंगलिंग होगी, जनरल यूनिवर्सिटीज में भी डॉक्टर्स आ सकेंगे, तो इट वुड बी वेरी नाइस। तो प्लीज मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज जो बहुत वो वीसी साहब पैशनेट है उसके बारे में, वो हम बना के दे रहे हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। तो ये तो एक अच्छी चीज है। देखें, इदारों को मिलना चाहिए उनको। अब मैं आपको ये बताऊं, अभी हमने सिक्वेंसर लेना था, और आपको पता है कि सिक्वेंसर कितना महंगा होता है, जो अब लेटेस्ट जनरेशन सिक्वेंसर की है, अरबों रुपए की है। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को कहा, यार या आप ये ले लो या मैं ये ले लूं, हम शाम को भी खोल लें तो मेरे स्टूडेंट्स वहाँ काम कर लेंगे आपके पास या आपके मेरे पास। आप ये वाली मशीन खरीद लो दूसरी, ठीक है जी। हमें तो उन्होंने एग्री कर लिया कि मैंने कहा कंसोर्शियम का तो ये फायदा है कि हम विद इन ए रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर क्यों ये मशीनों का ढेर लगा रहे हैं और उनको 2 बजे बंद कर देते हैं। उन्होंने एग्री किया, और अब हमने ये कहा है कि जो मशीन खरीदी जाएगी मोलेकुलर बायोलॉजी की बहुत महंगी मशीनें हैं, हम BSL लैब्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा यार कि ये मेहरबानी होगी कि आप शिफ्टों में काम करो और 24 घंटे खोलो, हम गरीब मुल्क हैं। तो जैसे आपने कहा कि स्पेशलिटी यूनिवर्सिटीज की तरफ आ जाते हैं, देखिए मैं इस चीज एक तो आपको पता ही है कि पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी बन चुकी है इस्लामाबाद में HFA के नाम से जी, हेल्थ साइंसेज अकेडमी, वो जो है पब्लिक हेल्थ की, और वो सिर्फ पब्लिक हेल्थ की यूनिवर्सिटी है और डिग्री अवार्डिंग स्टेटस उसको मिल चुका है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ कि होता क्या है। देखिए, अगर तो हमने एक किसी फर्द को नवाजने के लिए यूनिवर्सिटी बनाना है तो मैं इसके सख्त खिलाफ। नहीं, बनानी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, ये तो फिर कोर्ट की काश तो होगी अगर आप किसी को नवाजेंगे। हमें देखें नहीं भाई, मुझे आई हेट कि जब कोई ये कहेगा कि UHS, कौन सी UHS, जावेद अकरम वाली UHS, ये मेरी नाकामी होगी, नाकामी, सख्त नाकामी होगी। होना चाहिए जावेद अकरम कौन सा UHS वाला, ये होना चाहिए। रिक्शे वाले को ये नहीं बताना चाहिए कि मैंने UHS जाना है, वो कहेगा केड़ा UHS, वो कहेगा जी शेख जायद हॉस्पिटल वाले दे जी। भाई ये नहीं होना चाहिए। उसको कहना चाहिए शेख जायद हॉस्पिटल जाना है, स्टेशन से वो बैठे और वो कहे कि कहाँ है शेख जायद, वो कहे जी UHS के साथ। ये मुझे इसकी विजिबिलिटी बढ़ानी है, मैं आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। तो जहां तक ये स्पेशलिटी यूनिवर्सिटीज की बात है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जैसे फार्मेसी डिपार्टमेंट हमारा है, हेल्थ साइंसेज का हिस्सा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है, पहले सबसे इनका मेयार हमें बेहतर करना चाहिए। जो इसका मेयार उस लेवल पे ले जाए
कि ये यूनिवर्सिटी लगनी शुरू हो जाए ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, उसको आप यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन पहले आप जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आप बनाएं। उसमें कोई हर्ज नहीं। नर्सिंग की भी यूनिवर्सिटी बन रही है इस्लामाबाद में, बहरीन ने वादा किया बनाने का, मैं भी उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो इसका ये मतलब नहीं डॉक्टर साहब, जब मैं यूनिवर्सिटी का, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, जब मैं यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूं तो मैं ये कहता हूं ये जो कन्वेंशनल से कॉलेज बने हुए हैं, ये जो फॉर्मल से इंस्टीट्यूट बने हुए हैं फार्मेसी के, ये नहीं। यूनिवर्सिटियों में सवाल का जवाब देना नहीं होता, सवाल उठाए जाने चाहिए, फिर जवाब दरियाफ्त हो, और रिसर्च होनी चाहिए। अगर हमने रट्टे लगवाने हैं, सेमेस्टर पास करवाने हैं, तो फिर यूनिवर्सिटीज बंद कर दें। फिर एक और डॉक्टर साहब जाते हुए आखिरी सवाल, ये जो हम बाहर की पीएचडी को प्रेफर करके वाइस चांसलर लगाते हैं और उन्हें हम ज्यादा नंबर देते हैं इंटरव्यूज में, ये व्हाट इज दिस डॉक्टर साहब? हमारा स्टूडेंट पीएचडी करता है पाकिस्तान से, हमारा प्रोफेसर करवाता है, हमारी यूनिवर्सिटी है, तो जब आप बाहर ज्यादा नंबर देते हैं तो यहाँ ये दुकानदारी बंद कर दे। आप डीग्रेड करते हैं अपनी रिसर्च को, अपने स्टूडेंट को, अपने प्रोफेसर को, अपनी यूनिवर्सिटी को। तो क्या इस डिग्रेडेशन से हम ये समझें कि यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ी हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। वी मस्ट अप्रिशिएट आवर यूनिवर्सिटी, आवर प्रोफेसर, आवर पीएचडी डिग्रीज एंड आवर स्टूडेंट्स। व्हाट यू से? एब्सोल्युटली नहीं भाई, एक चीज याद रखें कि पीएचडी की जो डिग्री है उस पर कुछ नहीं लिखा होता कि ये कहाँ से आई है, पाकिस्तान से आई है, बेल्जियम से आई है, कहाँ। दूसरा, उस पर कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा होता। लेकिन हम तो बाहर से की वाले को बीसी के रिक्रूटमेंट में साथ नंबर ज्यादा। मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। देखें, कोई पीएचडी मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसी नहीं है जो अंदर से है या बाहर से है, ये मिल के है। देखें, मेरे ERP है, एक्सटर्नल रिव्यू पैनल, उसका तीन पैनलिस्ट डेवलप्ड कंट्री से हैं, विच मीन US, यूरोप या UK से, और वो रिव्यू करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे पूरी बात होती है। हमारे ASRB का हिस्सा हैं एक्सटर्नल। तो हमने तो ये ग्लोबलाइजेशन के तहत ये डिस्टिंक्शन ही खत्म कर दी है कि मुल्क की हैं या मुल्क के। जो भी हमारा बच्चा पढ़ रहा है उसको हम एक साल के लिए, मेरी कम से कम 19 यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है, ग्रेनेडा से अभी हुई है मेरी। सर यही ग्लोबल विलेज है। यू आर राइट सर, आई सल्यूट यू। यही ग्लोबल विलेज का एक हमारा स्टूडेंट ग्रेनेडा में 6 मंथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। तो ये क्या है? वो ग्रेनेडा का PhD है? नहीं, वो UHS का PhD है, जिसने ग्रेनाडा में भी तलीम दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा। तो इसलिए मैं समझता हूँ, और वो पब्लिक हेल्थ में बहुत आगे है वो यूनिवर्सिटी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे नंबर होने चाहिए। लेकिन आपको अपनी डिग्री को ग्लोबलाइज करना चाहिए, बच्चे को एक्सपोजर मिले, चाहे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले, वीडियो एजुकेशन के जरिए मिले, रिसर्च भी वीडियो से हो, लेकिन चाहे वो फिजिकली भी जाए वहां पे। तो ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और इम्तिहान में भी पैनल जो हमारा एग्जामिनर्स का है वो इकट्ठा है, उनका और हमारा। मैं, क्योंकि आपको पता है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन जो 5 साल पुराना अदारा है, उसका मैं इंटरनेशनल एडवाइजर हूँ, तो उनको तो मैं इधर ले आया हुआ हूँ। हमारे एग्जामिनर्स ब्लेंड कर दिए हैं, मैंने ताश के पत्तों की तरह ब्लेंड कर दिए हैं गोरे और हमारे एग्जामिनर। तो हमारा कोई इम्तिहान ऐसा नहीं है कि जो अब वो ये नहीं है कि वो रॉयल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट UHS के हैं, लेकिन रॉयल कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं, तालीम ले रहे हैं। सर यही वो अमल है, यही मेरे ख्वाबों को ताबीर देगा जो अमल आप कर रहे हैं कि हम जो वो सर, अगर पढ़ने पढ़ाने के बाद, PhD करने के बाद और सर्च कमेटी का मेंबर होने के बाद आपकी गुलामाना जहनियत नहीं जाती, तो आई एम सॉरी टू से, फिर आप और आपका मुल्क कोई तरक्की नहीं कर सकता और आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, मैं आपका इसमें मैं सिर्फ आधा मिनट आपको बताऊं जो मुझे तकलीफ होती है। देखें, हमने ये किया कि 1 साल वहां पढ़ेंगे बच्चे और इधर से पढ़ के जाएंगे, लेकिन हमने ये किया कि क्योंकि ऐसा हुआ, ये अनफॉर्चुनेटली मुझे करना पड़ा कि जो बच्चे गए वो वापस ही नहीं आए। अब ये भी इसका बहुत डार्क आंसर है। अब उन्होंने वहीं नौकरियां कर ली, वहीं सेटल हो गए। तो मैंने फिर ये किया कि उनको अस्टाम दे के जाएं और हमें सिक्योरिटी, अपनी प्रॉपर्टी या फलाना। अभी इस वक्त हम अनफॉर्चुनेटली, अगर हम 100 बच्चा भेजते हैं तो 50 के बाद हमें लिटिगेशन करनी पड़ती है कि उनकी रिकवरी की, कि वो आते ही नहीं है वापस। तो ये देखिए, ये भी तो बच्चों को भी सोचना चाहिए ना इस चीज को। बिल्कुल, अगर हमने एक अच्छा काम किया है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। खुदारा, मैं 5 मुल्कों में पढ़ के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं वापस फौरन आ गया था
और मुझे कभी भी दुख नहीं हुआ, एक मिनट के लिए रिग्रेट नहीं हुई, इसलिए कि आज मैं एक मुल्क के सबसे मायानाज कॉलम निगार से बात कर रहा हूँ, वो मेरा इंटरव्यू कर रहा है। ये मुझे कभी भी मुयसर नहीं था होना इंग्लैंड और अमेरिका, फ्रांस में, जहां जहां मैंने काम किए हैं। ये अल्लाह ने मुझे इज्जत अपने लोगों में ही देनी थी, डॉक्टर साहब, अपने लोगों की दवाओं से देनी थी, उनके मरीजों की दवाओं से देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। वहां तो मुझे हमसाये को नहीं था पता कि डॉक्टर जावेद अकरम कौन है। डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर साहब, आपको लगा होगा कि नईम मसूद से बात 10-15 मिनट होगी। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हम 50 मिनट बात कर चुके हैं और मेरा ये लंबा इंटरव्यू है। और मैं आपको जाते जाते बताऊं कि बड़ी देर बाद मैं हायर एजुकेशन पे या मेडिकल पे कोई कॉलम प्राउडली लिखूंगा, वरना मैं क्रिटिसाइज ही करता हूं। और मैं आपका ये पैगाम, ये मेरा फर्ज बना, मेरे मुल्क के एक मायानाज साइंसदान, मायानाज माहिर तलीम, मायानाज इंतजामी अमूर को समझने वाले प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम इतना परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सारे मेडिकल कॉलेजेस में थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू जंग, मेरे टीवी प्रोग्राम्स के तहत मैं आपकी बात को आगे चलाऊंगा और इंशाल्लाह इसको एक मल्टीपल फिजन की तरह चलाऊंगा। ये आपकी जर्रा नवाजी है कि आपने मायानाज। नहीं डॉक्टर साहब, आई सल्यूट यू। मैं डॉक्टर साहब पहले, फिर आप आखिरी पैगाम आपका लेगा। मैं आपके शागिर्दों को, आपकी टीम को, आपके सारे डॉक्टर्स को आपकी वसादत से खड़े होकर सल्यूट करता हूँ। अब आप आखिरी पैगाम अपना इंटरव्यू के एंड पे। बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी जो कुरान में चीजें आई, जो हमारे हदीस में आई, इसका जिक्र आया शहद का, स्टाइविया एक्टिव इंग्रेडिएंट है कलवंजी का। इस पे भी बहुत सारी स्टडीज हमारी जारी और जारी हैं। एक हम बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं, ह्यूमन हाइब्रिडोमा लॉन्च इसी हफ्ते हो जाएगा। ह्यूमन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जैसे हमने सबसे पहले, आपको पता है, पाकिस्तान में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की कोविड-19 में, उसके बाद IgG बनाई। मैं इधर से गया चेयरमैन सेनेट के पास, उनको सेनेटर साहब ओन करते हैं, उनको कन्विंस किया कि एमसन और हमने एक MOU उनकी मौजूदगी में किया और उसके तहत वो IgG हमें बना के दे रहे हैं। हम उसको लैब स्केल पे बना के इस्लामाबाद ले जाते हैं और वो हमें फिल करके दे रहे हैं। और अब ह्यूमन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो पहली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दुनिया की बनेगी जो इस्तेमाल कर रही है इस टेक्नोलॉजी को, जिसमें हम सिंथेटिक मैथ स्केल पे एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19 वायरस बना रहे हैं, जो कि बहुत ही एक ब्रेक थ्रू होगा, जहां पे हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा। जो साइटोकाइन स्टॉर्म से जो 1-2% हमारे भाई मर रहे हैं, हम उनको इलाज के बगैर नहीं मरने देंगे, हम दरियाफ्त करके रहेंगे। हमारी कमिटमेंट है उन फैमिली से। और इंशाल्लाह अभी भी जिसको प्लाज्मा चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब को चाहिए था, कल उनका एक फोन आया, मैंने कहा जी अभी लें। तो हमारे पास डोनर्स भी मौजूद हैं। IgG चाहिए, IgG मौजूद है। उसके बाद हाइब्रिडोमा से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगले हफ्ते बनेगी, ईद पे भी हम काम करेंगे। अच्छा, मेरा पैगाम अब आखिरी ये है कि आपने मायानाज कह दिया, आपका ये धन्यवादी है, आपकी मेहरबानी है। मैं सर हमेशा ये कहता हूँ, मेरा ईमान है, रमजान में रोजे से हैं हम सब, मेरा ये ईमान है और मैं इस ईमान पे पक्का इसी तरह हूँ जैसे मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ कि कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा उस्ताद, कोई अच्छा वाइस चांसलर, कोई अच्छा मेडिकल एजुकेशनिस्ट नहीं बन सकता, खासकर डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल नहीं बन सकता जब तक वो पहले अच्छा इंसान नहीं होगा। इंसान अच्छे होंगे तो हमारी सबसे ज्यादा इस चीज पे होना चाहिए किरदार कशी। अच्छा डॉक्टर वो होगा कि जब उसके बाप के एज का, उम्र का मरीज आता है तो वो ये समझे अपने बाप का ये इलाज कर रहा है। जब उसके छोटे भाई की उम्र का आता है तो ये समझे वो वही इसके लिए करेगा जो अपने छोटे भाई के लिए करेगा, कीमत भी बगैर कीमत के। तो ये जब आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कई गुना आपकी और मेरी इमेजिनेशन से बियॉन्ड मल्टीप्लाई करके वापस करेगा, इज्जत भी, शोहरत भी, दौलत भी। तो ये है मेरा पैगाम कि बच्चे एम्बिशियस हैं, जरूर हों, लेकिन एम्बिशन ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी आ जाए, बड़ा घर आ जाए, मेरे रिस्ट पे रोलेक्स हो। हमारी एम्बिशन ये होनी चाहिए कि हम दुनिया में क्या छोड़ के जाएंगे। ये सब कुछ खत्म हो जाना है, पानी है। जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा, जो रिसर्च आपने की होगी, जो इजादात की होंगी,
जिन मरीजों को आपने उनकी विन किया होगा, उनकी फैमिली आपके जनाजों पे आके रोएंगी। मैं अपने आप को एज ए डॉक्टर परखता हूँ कुल्लों पे और जनाजों पे जाने के बाद, कि मैं देखता हूँ वहां मुझे गालियां पड़ रही हैं। जिंदगी मैं नहीं बचा सकता, ना आप बचा सकते हैं, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि जब कोई मरे तो उसकी फैमिली वाले ये समझें कि डॉक्टर साहब तुसी कोई कसर नहीं छड़ी, तुसी हर काम कीता सी जिहड़ा असी। तो ये मेरा चैलेंज होता है मरीज के लिए कि मैं उसकी दुआएं लाऊं, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो सबसे पहले मेरे पे ये जिम्मेवारी है कि जिंदगी मैं नहीं बचा सकता, मैं जिंदगी बचाने का जरिया अल्लाह ताला बना सकते हैं। और ये इतना बड़ा एक आपको अल्लाह ताला ने ऑनर दिया है, और कि अल्लाह ने अपनी जगह पे आपको खड़ा कर दिया है आपकी और मरीज की मौत के दरमियान। और आपकी तरफ लोग देखेंगे, आपकी जुम्बिश उनको बताएगी कि मेरा मरीज बचना है कि नहीं बचना। तो इस पे हमें एक्सपेक्टेशन पे मुआशरे की भी और उस फैमिली की भी और उस मरीज की भी पूरा उतरना है कि जिंदगी आप फिर नहीं बचा सकेंगे, जिंदगी अल्लाह ने बचानी है, लेकिन वो मरीज और उसके लवाकीन आपको दुआएं देते हैं, और जब तकलीफ में कोई दवा देता है ना तो वो टर्बो लग जाता है, डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। तो ये लेनी चाहिए हमारे बच्चों को। सर कौम को, एजुकेशनिस्ट को, मेडिकल एजुकेशनिस्ट को, हम सबको, आपके शागिर्दों को प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम पे नाज है, और इंशाल्लाह आप हमारे माथे के झूमर हैं। हमारी बहुत सी दुआएं आपके लिए। सर आपसे बहुत सीखा, और आपका पैगाम, उससे मुझे रूहानी तकवीयत भी हुई। आई सल्यूट यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नहीं भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं नईम मसूद।